हाँ पंकज जी, आप आपसे यही प्रश्न है। प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। सुप्रीम जी कोर्ट जी के मैं उपवर्गीकरण को आप कैसे देखते हैं, और यह निर्णय अनुसूचित जातियों के बीच अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को कैसे सुनिश्चित करेगा? जी जी ये मूल। आवाज मैं समझ। जी जी मैं समझ गया है सवाल। सबसे पहले तो मैं जी जो कुछ जातियों के नाम यूज करूंगा, तो वो यूज करने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं उनको किसी तरीके से हीन भावना से ग्रसित कर रहा हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टर्म है, इसलिए यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा, इस जो ये मुद्दा आया है, और मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों लोगों ने विस्तार से बोल दिया है। पहला बात तो ये है आप कि ये कैमरे की कैटेगराइज तरफ देख जो, के बात करें, आप कैमरे की तरफ देख के बात करें जी। हाँ, जो आपके मोबाइल पहला का कैमरा है, उसकी तरफ देख के बात करें। जी जी जी। हो पहला जाए। जो पहला जो ये मुद्दा है, जो रिजल्ट वर्डिक्ट आया है, इससे उन जातियों का फायदा होगा जो किसी एक तो छितरी हुई जातियां हैं और संख्या में कम हैं। वो जातियां रिप्रेजेंटेशन नहीं ले पाती हैं, तो उनको ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने 10 लोगों का एक स्लॉट बना रखा है, और वो 10 लोगों में वो सारी जातियां कंप्लीट कर पाती हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। आप ओबीसी में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यादव, कुर्मी ये लोग मजबूत हैं। इसके बाद अगर आप इस शेड्यूल कास्ट में जाएंगे तो चमार लोग सबसे ज्यादा मजबूत हैं, महार, जाटव ये लोग। अगर आप शेड्यूल ट्राइब में जाएंगे तो आपको मीणा मिलेगा। तो ये लोग मजबूत है, ये लोग आ पाते हैं। अब ये जब आ जाते हैं तो आप जानते हैं कि इंडिया का जो सिलेक्शन सिस्टम है वो ही फेयर नहीं है। जब वो फेयर नहीं है तो क्या करेंगे, जब मान लीजिए मैं चौरसिया हूँ और मैंने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, रिजर्वेशन का फायदा तभी मुझे मिलेगा जब मैं कोई एग्जाम क्लियर करूंगा। एग्जाम क्लियर कर लिया, अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अब इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि फेयर नहीं, तो मुझे किस नेता से कहलवाना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात, हमारा कोई नेता ही नहीं तो हमारी कोई तरफदारी भी नहीं करेगा। तो ये वाला एक जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, आप कब तक रिजर्वेशन का फायदा लेते रहेंगे? क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एक तो अपनी जात के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, दूसरा उन वर्गों के खिलाफ भी खड़े हैं जो संख्या में कम है। मान लीजिए मैं चौरसिया हूं, मैं वेल ऑफ हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पंकज चौरसिया वेल ऑफ है लेकिन सारे चौरसिया वेल ऑफ हैं, और मुझे बार बार मेरे ही घर को रिजर्वेशन मिलता रहेगा, तो मैं ही बार बार आऊंगा, और मेरे ही दूसरे जो चौरसिया भाई बहन है वो नहीं आ पाएंगे। तो उन लोगों को फायदा मिलना चाहिए। और जो ये दूसरी बात करें कि एनएफएस है, एनएफएस बड़ा मुद्दा नहीं है। एनएफएस होता कहाँ है? एनएफएस केवल और केवल एकेडमिया में होता है। तो एकेडमिया के बिहाफ पे एनएफएस का मुद्दा बना के इस वर्गीकरण को नहीं रोका जा सकता है। और ये लड़ाई जो है हमारे घर की है, हमारा दुश्मन एक बाहर भी है और घर के अंदर लड़ाई चल रही है। तो सबसे पहले हमें जो घर के अंदर लड़ाई चल रही है उसको हमें दूर करना पड़ेगा। जब हमारी लड़ाई दूर हो जाएगी तब हम कहेंगे ठीक है, बाहर जो प्लॉट पड़ा है उसको भी कब्जा करना है, क्योंकि वो भी हमारा है। तो सबसे पहले घर की लड़ाई को आप दूर करिए, इसके बाद हम बाहर वाले प्लॉट पे कब्जा करेंगे। प्रश्न को लीजिए आप, इसको पूरी चीज को कैसे कि क्या दलितों की जो आपस की जो जातियां हैं उनमें असमानताओं को संबोधित किया जा सकता है इस वर्गीकरण से? जी थोड़ा संक्षिप्त कीजिएगा, दर्शकों के भी प्रश्न बहुत आ चुके हैं, अब ये हमारे पास भी बहुत प्रश्न है और हम समय से ओवरफ्लो कर रहे हैं। हम जल्दी से इसको समाप्त करके दर्शकों के प्रश्न लेंगे। जी हमको जी जी वक्त दीजिएगा पंकज भाई के बाद। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक। एक तो मैं 4 मुद्दों पे छोटे कमेंट करूंगा। एक तो हेट्रोजीनियस का जो मामला है, वो बात ठीक है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन अलग तरीके का है, वो क्लासेस के रूप में है, ना कि क्लास के रूप में, या मतलब इस फॉर्म में नहीं है। वो पैन इंडिया लेवल पर ये शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी होता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, जो पहले जो उनके चिन्नैया के जो वो आया था वर्डिक्ट, उसमें यह था कि उन्होंने होमोजीनियस माना था, बट इन्होंने क्या किया, हेट्रोजीनियस मान लिया है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या चमार और भंगी के साथ कितना अनटचेबिलिटी होता है। ये बहुत ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है या फिलोसफिकल क्वेश्चन है, जिसको हमें आंसर करना होगा। एक भंगी और चमार के साथ कितना अनटचेबिलिटी होता है, दूसरा एक कोरी जो शेड्यूल कास्ट में है, और दूसरा बहेलिया, उसके साथ कितना अनटचेबिलिटी होता है। तीसरा आ जाइए कोई और कास्ट ले लीजिए और बंजारा ले लीजिए, या नट या जो कला दिखाने वाले जाते हैं उनके साथ कितना अनटचेबिलिटी सोसाइटी में होता है। तो आप देखेंगे कि जो भंगी है ज्यादा एक्सक्लूडेड है कंपेयर टू चमार, ठीक है, और दूसरा आप देखिएगा जो और जातियां हैं वो कम एक्सक्लूडेड हैं कंपेयर टू ये बोथ कास्ट। ये हमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बीच में फर्क करना पड़ेगा, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सेकंड, जो इन्होंने बोला कि ये सारा जो अंजू महाराज जी ने बोला है कि केवल डेमोक्रेसी को करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये जितना रिजर्वेशन है वो सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। और बाबा साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था पेइंग बैक टू सोसाइटी। वो क्या हुआ
जब हमारे गांव से चौरसिया 4 उठ रहे थे तो हमें देखना पड़ेगा कि ओबीसी में और भी जातियां हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, बथुआ, बाथम है, मछुआ हैं, ये लोग क्या कर रहे थे। ये हमारा काम था कि हमको किसी भी तरीके से सिस्टम में लेकर आते, कुछ भी करते, क्योंकि हम तो अंबेडकर को मानने वाले थे। तीसरा जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन, भाई ओबीसी का रिजर्वेशन तो पार्लियामेंट में कोई है ही नहीं, वहां पे तो जनरल सीट पर चुन के जाते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सीट तो रिजर्व है 131, और इस बार तो 131 प्लस से भी ज्यादा चुन के आए हैं। तो उसमें जब आप सीट दे रहे थे शेड्यूल कास्ट पर और शेड्यूल ट्राइब पर, तो आपने कितने भंगी को टिकट दिया, आपने कितने दूसरे और समुदायों को टिकट दिया, ये तो भी देखना पड़ेगा। वहां तो नहीं था। कितने आप लोग, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं या पावर होती हैं जहां पे पॉलिटिकल मामला होता है। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो बहुत सारी पोस्ट आप अपने पॉलिटिकल मामले से भर लेते हैं। आपने कितने भंगियों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था मायावती ने, या कोई भी सरकार रही हो, या कितने और जातियों को आपने दर्जा दे दिया था, एक भी नहीं दिया। आपने कितने ब्लॉक प्रमुख बना दिया था, कोई नहीं बनाया। चौथा जो मुद्दा एनएफएस और बैकलॉग, क्या एनएफएस और बैकलॉग का मुद्दा ये 14 के बाद से आया है या 14 से पहले से है, ये भी तो देखना पड़ेगा। और 2006 में आया है ओबीसी रिजर्वेशन एकेडमिया में, तो और एकेडमिया में प्रोफेसर बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो ओबीसी के नाम पर जो प्रोफेसर ओबीसी बने थे वो जनरल सीट से गए थे, वो आज बने हैं। हाँ, चौथा जो मुद्दा है वो है क्रीमी लेयर का। ठीक है, क्रीमी लेयर एक मुद्दा है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्रीमी लेयर हमारे लिए ओबीसी के लिए 8 लाख है और 8 लाख ईडब्ल्यूएस के। पंकज जी, हम क्रीमी लेयर का सवाल लेंगे। क्रीमी लेयर, चलिए आप बोल लें क्रीमी लेयर का बोल लें, नेक्स्ट पर क्रीमी लेयर तैयार है, आप ही बोल लें। क्रीमी लेयर को लेकर थोड़ी चिंता है, ये हमें भी चिंता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है, ईडब्ल्यूएस का क्रीमी लेयर 8 लाख है, प्लस और एसेट्स हैं उनके सामने। ठीक है, हम कहने कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए एससी और एसटी के अंदर, लेकिन ये क्रीमी लेयर बढ़ा के लागू होना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति हम जैसी नहीं है, ये मैं अनकंडीशनल मानता हूँ। तो उनकी जैसे हमसे 10 गुना कर दिया जाए, मतलब एक डबल कर दिया जाए। हमारा 8 लाख है, उनका 16 लाख या 15 लाख कर दिया जाए। जो 15 लाख से ऊपर की कमाई करेगा वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेगा, जनरल कास्ट में फाइट करेगा। दूसरा जो गवर्नमेंट ने एक जो टेक्निकलिटी की है उसका केवल मैं छोटा सा विस्तार कि पहले क्या होता था कि अगर आप जनरल कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं तो आपसे कास्ट नहीं पूछता था। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं कि आप रिजर्वेशन कोई सा भी लीजिए या ना लीजिए, तब भी आपसे कास्ट पूछ रहा है। तो जब आप कास्ट पूछ रहा है, जब आप पैनल में जाएंगे इंटरव्यू, तो आपकी कास्ट जान के आपको बाहर कर देगा। तो ये मुद्दा अलग तरीके का है और बैकलॉग ये सब मुद्दे अलग हैं। बड़ा जो मुद्दा है वो कैटेगराइजेशन का है और ये होना चाहिए।